वक्फे के बाद मेहताब हैदर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर मुझे ये बताएं कि ये जो लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तालीम है, क्या इसमें कोई किसी तरह की ऐसी तब्दीली लाई जा सकती है कि जिसमें सबसे पहले तो हम एक पूरी उस तरह से तैयार करें एक नर्सरी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, और फिर वो टीचर्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा भी सकें? तो कोई पॉसिबिलिटी आप देखते हैं इस तरह की? ये तो अब खैर आहिस्ता आहिस्ता वैसे पूरी दुनिया में चूँकि एक ट्रेंड चल रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में डीकोलोनाइजिंग नॉलेज और डीकोलोनाइजिंग सोशल थ्योरी और इंडिजिनस नॉलेज, और इंडिजिनस नॉलेज के तो अब डेटाबेसेस भी बन चुके हैं, जैसे जो हमारी नानियों दादियों वाला इल्म था उसकी भी बाकायदा डिग्निटी उसको अब मिल रही है। और एक डेटाबेस है ऐसा, आप गूगल में लिखें इंडिजिनस नॉलेज डेटाबेस और ट्रेडिशनल नॉलेज डेटाबेस तो आपको मिलेगा। और इसमें ज़्यादा काम जो है वो हमारे हमसाया मुल्क का ही है, लेकिन ये है कि हमें भी करना चाहिए। बेसिकली उन्होंने अपने ये वाला जो सबाल्टन स्टडीज़ ग्रुप एक बनाया, ठीक है, इस तरह के काम किए कि जो, और एक पूरी दुनिया में एक ट्रेंड भी है कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो लिखने का ना, एक कि पीपल्स हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री, कि अवाम ने कैसे एक्सपीरियंस किया ये यानी हम तारीख़ लिखते हैं तो बड़े बड़े लोगों के पर्सपेक्टिव से किसी पॉलिटिकल इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो बताते हैं बड़ी शख्सियत को सामने रखकर। तो अब ये लिटरेचर में तो खैर ये मूवमेंट जो है ये चल रही है, जैसे मोहम्मद हनीफ साहब का नावल है, जी जी जी, ठीक है, तो लोग अपना यानी जो लोअर साइड वाले पर्सपेक्टिव्स हैं वो बताना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस पे हमने कोई बेसिकली नॉलेज की कोई थ्योरी नहीं बनाई। हमारी यूनिवर्सिटियों ने इस तरह का कोई काम नहीं किया कि डिसिप्लिन के अंदर जो बिल्ट इन बायसेस हैं, या इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन का है उसके अंदर जो बिल्ट इन बायसेस हैं उनको एड्रेस कर सकें। अभी मैं आपको बता रहा था कि 1835 में मकॉले ने जब यहाँ की इंग्लिश मीडियम वाली पॉलिसी बनाई तो उसमें उसने कहा कि 1 शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज़ इक्वल टू द एंटायर लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। अच्छा, ठीक है, अब ये इस तरह का तो उनका वो था कॉलोनियल एरोगेंस। दूसरा ये कि मतलब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर कोई बहुत ही कोई पता नहीं आफाकी किस्म की कोई चीज़ है या इस तरह से, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मज़मून हमारे रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था, क्रिएट किया गया था, और यहाँ से ये इजाद होने के बाद ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में शिफ्ट हुआ। अच्छा, ये कब हुआ था जी? ये जंग आज़ादी जिसे वो गदर कहा जाता है, उसके बाद ये 1857 में, जी उसके बाद। सही है। और इसमें ये मकॉले साहब जो थे ये पहले पीनल कोड के राइटर भी थे, ठीक है। इनकी पॉलिसीज़ 1835 में आ चुकी थी इंग्लिश वाली, और उस वक्त ये सिलेबस वगैरह बनना शुरू हुआ था, लेकिन जो सही मकाले की पीनल कोड वाली पॉलिसीज़ और लिटरेचर के ज़रिए वो गवर्नेंस वाली पॉलिसीज़, वो दोनों ही जंग आज़ादी या बगावत या जो भी हम उसे कहते हैं, ब्रिटिश साइड से आप बोलें तो म्यूटनी कहते हैं, जी जी, ठीक है। तो उसके बाद ये ज़्यादा इसने ज़ोर पकड़ा। एक सर मुझे थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूँगा। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हायर एजुकेशन कमीशन बनाया गया जी, तो उन्होंने मुझे जो लगता है वो यूनिवर्सिटीज़ में ब्रिक एंड मॉर्टर्स का नाम यूनिवर्सिटी समझा। क्या ब्रिक एंड मॉर्टर यूनिवर्सिटी है या फैकल्टी में वो जो जहन है और वो जो लोग हैं और जो थिंकिंग है और जो लेवल ऑफ डिबेट है वो यूनिवर्सिटी है? हाँ जी, हमारे यहाँ कुछ टॉपिक्स पे तो बात हो ही नहीं ना सकती,
ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी के परव्यू से क्या, वो पूरी सोसाइटी के लिए ही, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं लम्स में एक कॉन्फ्रेंस पे कैंसिल कर दी उन्होंने खुद ही। तो यूनिवर्सिटियों की ऑटोनॉमी और यूनिवर्सिटियों का डर, और ये बेसिकली यहाँ पे हम वेस्ट से फ़र्क हो चुके हैं। बेसिकली उन्होंने वो इतने पावरफुल या तो हैं, या उन्होंने कोई तरीका निकाल लिया कि क्रिटिक का उन्हें डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा असल में, उन्होंने उसको अपने लिए कैपिटल में बदल लिया। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थ्योरी पढ़ने भी उनकी यूनिवर्सिटियों में आते हैं। ये सर बुनियादी तौर पे फिर वही सवाल आता है, ये कॉलोनियलिज्म की वजह से है? हाँ, ये मेरे ख्याल में जो फॉर्मल स्ट्रक्चर बने हैं ना यहाँ पे पिछले 200 साल में, उनमें आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, क्रिटिक, इनमें कमी लाई गई है। हर चीज़ रिटन लिख के, फिक्स करके, फिक्स्ड कैटेगरीज, बाकायदा पहला सेंसस करके, उनके लोगों की ज़ातें फिक्स करके, पूरे ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर किया। सही है। हिजड़ों को भी उन्होंने डाल दिया। ठीक है, ठीक है। और उनकी हर तरह के, उनके बच्चों की मूवमेंट भी पुलिस को रिपोर्ट करनी होती थी अगर वो इलाका बदलते तो। सही है। ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन के ऊपर एक रिटन फिक्स्ड कैटेगरीज इम्पोज की गई, उनकी काउंटिंग की गई, उनको मैनेज किया गया, टेरिटरीज नापी गई, कैनाल कॉलोनीज बनाई गई, और मतलब बाकायदा एक पूरा डिज़ाइन किया गया। हाँ जी। अगर आप वो शशि थरूर साहब की तकरीर सुने जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में की है, तो उसमें वो बताते हैं कि 25% हमारा कंट्रीब्यूशन था इस रीजन का दुनिया के जीडीपी में। ठीक है। लेकिन जब हमें सो कॉल्ड प्रोग्रेस के ये 150-200 साल हम गुजार चुके, तो उसके बाद हम 3-4 पे आ गए हैं। जी हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना अपने मुस्तकबिल के लिए, तो हमें रॉ मटेरियल की बजाय एडिशनल वैल्यू वाली चीज़ें जो है ना, असल में सर हम वैल्यू एडिशन की तरफ गए नहीं ना। मतलब सोसाइटीज़ वही प्रोग्रेस करती है जो वैल्यू एडिशन की तरफ जाती है। मतलब उन्होंने मेरे ख्याल में कॉलोनियलिज्म के दौरान रॉ मटेरियल को के अंदर वैल्यू ऐड करके उसको एक और तरह की प्रोडक्ट बनाना सीख लिया। हम रॉ मटेरियल के ही प्रोड्यूसर रहे। सही है। और इसमें मेरे ख्याल में कॉलोनियल पॉलिसीज़ का अभी भी असर है। कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ हैं, इनको तोड़ने में नॉलेज और टेक्नोलॉजी क्या किरदार अदा कर सकती है सर? ये तो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकती है। जैसे मतलब आप देखें, अगर आपकी ऐप वगैरह या कोई इस तरह के चीज़ हिट हो जाती है, जैसे आजकल जूम है, ठीक है जी सर, ये अब वेस्टर्न प्रोडक्ट नहीं है लेकिन पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, खासकर ये कोविड के बाद तो हर जगह पे। बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें मतलब नॉलेज पार्क्स बनाने चाहिए, टेक्नोलॉजी पार्क्स बना के देखना चाहिए। लेकिन जो बेसिकली फ़र्क उन्होंने डाला हुआ है ना दो सिविलाइजेशन में, ये है कि कुछ सिविलाइजेशंस को वो बाकायदा मैनेज करते हैं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। जैसे अफ्रीका है, पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व्स और डायमंड्स और इस तरह के वो उनके पास हैं, ठीक है, लेकिन वो एक रॉ मटेरियल का सप्लायर है और ओवरऑल वहाँ पे किसी न किसी सूरत में खाना जंगी जारी रहती है, किसी न किसी मुल्क का इस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन आप एक और नहीं समझते सर कि हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कैपेबिलिटी नहीं रखते, और ये भी कॉलोनियल उसका असर है। नहीं, हम मेरे ख्याल में आइडेंटिटी को ज़्यादा सीरियस ले चुके हैं, पता नहीं क्यों। बेसिकली तो इकॉनमी है। बिल्कुल सही है। यानी इकॉनमी, अगर अब चाइना की जो इस वक्त ताकत है वो कोई चाइनीज़ आइडेंटिटी तो नहीं है ना, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ इकॉनमी है। बिल्कुल ठीक है। चाइनीज़, वी डोंट नो व्हाट चाइनीज़ आइडियोलॉजी इज़। ठीक है। नहीं, एक चीज़ सर मैं आपको बताऊँ, मैं 2018 में गया, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, मैं 1 महीना उनकी यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ लेक्चर्स सुनता रहा, वो उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी। यानी
एक देखिए कम्युनिज्म से सोशलिज्म, सोशलिज्म से लिबरलिज्म, लिबरलिज्म से कैपिटलिज्म, पूरी की पूरी सोसाइटी उस तरह मूव करना शुरू कर दिया उसने। और 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है और कितनों को वो पॉवर्टी से निकाल ऊपर लेकर आ गए, 30-40% लोगों को। तो बेसिकली फिर उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ा ना, बिल्कुल, वो जो माओ वाली थी उससे शिफ्ट किए। ठीक है, उन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया कि असल प्रोग्रेस जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक राइट्स की बात होना शुरू हुई। अब अभी भी ये फ़र्क है वेस्ट और चाइना के डिस्कोर्स में कि वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं। और सर मैं आपको बताऊं, दुनिया का कौन सा ऐसा ब्रांड है किसी भी शोबे में जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर ना हो तो वरना उसकी वहाँ पे प्रेजेंस ना हो। हाँ जी। और अगर आप सिर्फ बीजिंग शहर में, ये शंघाई के साथ एक और शहर आबाद कर रहे हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि हम 5 साल में ये डेवलप कर लेंगे, शंघाई जैसा बड़ा शहर। तो उनकी चीज़ें डिलीवर हो रही हैं। बुनियादी बात ये है कि उनने अपने आप को लेकर, मुझे इस तरह महसूस होता है सर जैसे रोबोट्स हों। लेकिन हमने उनके साथ अलायंस बनाया, ठीक है, फिर वो डीरेल हो गया। कंफ्यूज है ना, CPEC वाला जो था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बेसिकली मेरे ख्याल में अगर कोई रीजनल ऑटोनॉमी की कोई शक्ल उससे निकल रही थी तो हम फिर दोबारा कोई कॉलोनियल हैंगओवर में आ गए हैं, मुझे तो ये लगता है। ये ऐसे ही है ना, वो चूँकि उसकी वजह ये है सर कि हम मैनेज नहीं कर सके तो IMF के पास वापस चले गए। तो और IMF जो है वो US की डिक्टेट्स पे है, तो न्यू कॉलोनियलिज्म फिर आ गया। बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली फिर अच्छा आपने HEC की बात की थी, उन्होंने भी सारा नॉमेनक्लेचर वही अडॉप्ट किया है जी। मतलब 4 साल का BS अमेरिकन है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे भी PhD हो सकती है। तो यहाँ पे भी वो बातें शुरू हो गई कि 4 साल के BS के बाद आप PhD में डायरेक्ट जा सकें। अमेरिकन PhD में भी कोर्स वर्क होता है, हमारी PhD में भी कोर्स वर्क है। इसका मतलब है कि वी आर जस्ट लाइक आवर कॉलोनाइजर एट दिस मोमेंट। तो आप स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें कि ये किस मुल्क से इम्पोर्टेड हैं तो आपको पता चल जाएगा हु इज़ रूलिंग अस। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो असल में हम उनसे एड लेते हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर्स भी तो लेने पड़ेंगे ना। लेकिन मतलब उससे पहले वाले जो स्ट्रक्चर्स थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है, उनमें ये वाले ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ का जो सिस्टम है उसमें PhD में कोर्स वर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे रिसर्च वर्क होता है सिर्फ। जी, सिर्फ उसमें आपको ज़्यादा फ्रीडम होती है। डेफिनेटली। कि यहाँ पे तो पहले शर्त है ना कि आप कोर्स वर्क करके फिर करें, पहले अपने आप को साबित करें। लेकिन वहाँ पे ये है कि वंस यू आर इनसाइड ए PhD प्रोग्राम देन यू आर फ्री टू थिंक हाउएवर यू लाइक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश हमने कॉलोनियलिज्म में भी हम कोई ज़्यादा स्लेवरी वाली साइड पे शायद चले। कंफ्यूज है ना सर, मतलब वी हैवंट इवन चोजन यू नो द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलोनाइजर्स। बिल्कुल ठीक है। सर ये बताएं मुझे कि अब वे फॉरवर्ड क्या है? हमने डिस्कशन तो कर ली, मसाइल भी हमने अपने तौर पे आइडेंटिफाई कर लिए। वे फॉरवर्ड भी कहीं ना कहीं तो होगा। मेरे ख्याल में तो पहले कोई एहसास कमतरी का ना इलाज निकालना चाहिए, कोई टीका इजाद किया जाए। नहीं मतलब इंजेक्शन किसी तरह कोई, मतलब बेसिकली यहाँ पे अवाम ने कोई अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके निकाले हुए हैं ना, ठीक है, बिल्कुल निकाले हुए हैं। उनका कोई, उनमें से कोई कैटेगरीज हम अगर ग्लोबलाइज कर सकें। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और ये बड़ी रेलेवेंट है इस मौके पे। वो ये है कि आजकल एक जो कि हमारे एक प्रैक्टिस है ट्रेडिशनल या लोकल, जुगाड़, ठीक है जी, बिल्कुल हर चीज़ का जुगाड़ करते हैं हम। जुगाड़ एक बाकायदा मैनेजमेंट में एक टॉपिक के तौर पे स्टडी होता है, ठीक है, एक इनोवेशन की एक टाइप है। इस पे 2-3 किताबें, वाइली प्रेस की एक किताब है जिसका नाम जुगाड़ ही है, ठीक है, 2 किताबें। जुगाड़ तो मेरे ख्याल में पंजाबी या उर्दू का वर्ड नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये एक इंटरनेशनल पैराडाइम बनता जा रहा है, मैनेजमेंट का एक स्टाइल है, बिजनेस में इनोवेशन का एक स्टाइल है। यानी जुगाड़ से मुराद ये ना सर कि अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर चीज़ों को सलूशन तलाश करना। इसके लिए इंग्लिश में भी है बूट स्ट्रैपिंग, यानी जो कुछ आपके पास है बस उनसे आपने, ठीक है।
लेकिन ये अब एक हमारा लोकल कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लोबल हो रहा है। इस तरह का मतलब जैसे हमारे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ग्लोबल हुए हैं, जैसे मूवीज़ और म्यूज़िक ग्लोबल हुआ है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान ग्लोबल हुआ है। इस तरह से मेरे ख्याल में पहले हमें कल्चरल और इकोनॉमिक कुछ दिखाना चाहिए, सही है, फिर उस पे कैपिटलाइज करना चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़, ये आजकल बड़ा एक दोबारा से शुरू हुई है डिबेट, हमें अपना मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो मदर टंग में से पंजाबी शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मदर टंग में ही तालीम बनती है। ठीक है, लेकिन ये हुकूमत तो अब मेरे ख्याल में फिर दोबारा से इंग्लिश और उर्दू मीडियम अब इस मुल्क में। हाँ जी, मदर टंग और फिर ग्लोबल से जुड़ना जो है ना वो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर होगा। यानी आप भी मेरी तरह, मैं भी मसलन ये चाहता हूँ कि पंजाबी घर में बोली जाए या और पढ़ाई जाए, या अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए। नहीं, या अंग्रेज़ी नहीं, मदर टंग से तो आप इस कल्चर से आप अपनी ना तोड़ें। ठीक है, ठीक है। और वो बुल्ले शाह और वो सारी जो रवायात हैं वो बहुत, मतलब मुझे बुल्ले शाह और फूको में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। अच्छा, गुड। बुल्ले शाह भी कहता है बुलिया की जाना मैं कौन, और फूको भी कहता है कि डू नॉट आस्क मी हु आई एम एंड डू नॉट आस्क मी टू रिमेन द सेम। ठीक है, गुड। तो वो उसी तरह के उनके थे पैराडाइम्स, लेकिन हमने अगर उन कॉलोनाइज किया होता तो वो भी बुल्ले शाह पढ़ रहे होते। बिल्कुल सही है। तो या हम इकोनॉमिक एम्पावर्ड होते इतने, जैसे अब बहुत सारी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ चाइनीज़ सीख रही हैं या पढ़ा रही हैं या पढ़ रही हैं, लेकिन एक जो मज़ेदार चीज़ मुझे लगती है ना वो ये है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में ये वाली गुंजाइश है। अब जैसे नुसरत था, वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में म्यूज़िकोलॉजी का प्रोफेसर था। ठीक है, उसके जो तो काम की बुनियाद पे उसको उन्होंने प्रोफेसर ऑफ म्यूज़िकोलॉजी कर। सर आप ये नहीं समझते कि उनकी तरक्की की वजह यही है कि नॉलेज जहाँ से मिले ले लो? हाँ जी, और उन्होंने अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी बहुत सारे रखे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे साथ एक उधर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में काम करता था, वो दूसरी दफ़ा पीएचडी कर रहा था। तो मैंने कहा कि दूसरी दफ़ा तुम क्यों कर रहे हो? कहता है कि मैं, चूँकि मेरे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी नहीं था तो मैं पुरानी अपनी हसरतें पूरी कर रहा हूँ। वाह। तो मैंने कहा अपने हाई स्कूल नहीं है तुम्हारे पास तो पीएचडी कैसे कर रहे? तो कहता है मैंने एक नज़म एक दफ़ा लिखी थी अपनी बीवी के लिए, वो उसने अपने वो बीए कर रही थी तो उसने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दिखाई, तो उसने कहा कि ये नज़म इतनी अच्छी है कि ये मैं चाहता हूँ ये लड़का जो भी जिसने भी ये लिखी है ये हमारे पास पढ़े। तो मेरी बीवी ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं करता, मुख्तलिफ़ क्लब्स में गिटार बजाता है, इसके पास तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे पास एक स्पेशल है पावर जिससे हम इसी नज़म को हाई स्कूल के डिप्लोमा के बराबर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फिर उसको वापस ले आए। वाह। तो हमारे यहाँ तो एक साल कोई लेट हो जाए ख़त्म। हाँ, तो एक लीनियर सा एक मोरी बंद सा ऐसे करके लेके जा रहे होते हैं, उसमें ज़रा से भी कुछ ऐसे हुआ तो कोई लेटरल एंट्री का सिस्टम ही नहीं है। अभी भी आप देखें पीएचडी से बेहतर एक डिग्री वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों से अवेलेबल है। आप अपनी सारी किताबें जो भी आपका रिसर्च वर्क है वो भेजें, साथ में एक फॉर्म फिल करें, हायर डॉक्टरेट विदाउट एनी एनरोलमेंट। ओके, वो जज करेंगे और वो देखेंगे कि हाँ इसका काम इस काबिल है या नहीं। हाँ जी, बस नो एनरोलमेंट, नो प्रीवियस डिग्रीज, नथिंग। किसी भी ज़ुबान में, फ्रेंच में, इंग्लिश में। अच्छा, उसके लिए ज़ुबान की भी कोई कैद नहीं? ये कहाँ पे जी? ये आप गूगल करें हायर डॉक्टरेट तो आपको हर मुल्क में मिलेगी जहाँ पे भी ये जो पुराना रिसर्च वाला कल्चर है। ठीक है सर। इसी तरह फ्रांस का एक सबसे प्रेस्टिजियस जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है कॉलेज डी फ्रांस, जी जी, उसमें कोई एनरोलमेंट नहीं है, वो पब्लिक एजुकेशन का इदारा है। जो भी वो उनके लेक्चर्स होते हैं साल में, हर टीचर ने 12 लेक्चर्स देने होते हैं, पूरा महीना रिसर्च करके वो एक लेक्चर तैयार करता है। ठीक है। वो एडवर्टाइज होते हैं और टैक्स पेयर्स की मनी से वो इदारा चलता है, और कोई भी पेरिस में मौजूद शख्स या जो
कहीं से भी आके वो पब्लिक के तौर पे वो क्लास में बैठ सकते सुन सकते हैं। हाँ जी। यानी वो बेसिकली देखें ना सर, वहाँ पे यानी रिसर्च के काम को, नॉलेज को एक तो अहमियत देते हैं, फिर उसे डिसिमिनेट भी करते हैं, और उसके नतीजे में एक डिबेट जनरेट होती है सोसाइटी और वो उनकी वहाँ की लोकल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर जी। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, और इस उम्मीद के साथ कि आप आइंदा भी ये डिस्कशन जो है हम आपस में जारी रखेंगे इंशाल्लाह जी। मेहताब हैदर को नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।